झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025। देखिए, विधेयक अगस्त 2025 में विधेयक को विधानसभा से पारित करके राजभवन भेजा गया था, लेकिन सरकार को लगा कि इसमें इस विधेयक में कुछ बदलाव करना है, तो इस विधेयक को वापस बुलाया गया। देखिए, इस बार राज्यपाल ने विधेयक वापस नहीं किया, या राज्यपाल की तरफ से इस विधेयक को होल्ड नहीं किया गया था, बल्कि राज्य सरकार की तरफ से इस विधेयक को वापस मांगा गया ताकि इस विधेयक में कुछ बदलाव किए जा सके। आपको याद होगा कि 2025 में जब ये विधेयक लाया गया था, तब स्कूली यानी कॉलेज के छात्रों ने इस पर प्रदर्शन किया था कि जो विश्वविद्यालय है और जो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसको कम करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। ये आरोप राज्य सरकार पर लगे थे। इसके बाद फिर से इस विधेयक को वापस बुलाया गया और इस विधेयक पर कुछ बदलाव किए गए। बदलाव यही किया गया कि इस विधेयक में राज्यपाल की शक्तियों को फिर से कम किया गया और मुख्यमंत्री की शक्तियों को बढ़ाया गया, चाहे वीसी की नियुक्ति का मामला हो या फिर अन्य संवैधानिक मामले हो। इन मामलों पर जो है, कई मामलों पर सरकार की शक्तियां बढ़ाई गई, राज्य सरकार की शक्तियां बढ़ाई गई। अब सवाल देखिए पूरे, क्योंकि आज सदन की कार्रवाई का जब दूसरा हाफ आप देखेंगे तो दूसरे हाफ में लगभग 2.5 घंटे सिर्फ इसी विधेयक पर चर्चा हुआ। विपक्ष के विधायकों ने कई सुझाव दिए। जयराम महतो जो जेल कैंप के विधायक, उन्होंने भी जो है इस पर सरकार को सकारात्मक सुझाव दिए। उन्होंने कहा भी कि इस विधानसभा में वो सबसे एक्टिव वर्तमान में शिक्षार्थी के तौर पर उनका शोध कार्य भी चल रहा है, इसलिए वो अपडेट है विश्वविद्यालय में कि विश्वविद्यालय में कितनी सारी समस्याएं छात्रों को होती है। खासकर देखिए, विश्वविद्यालय एक ऐसा अड्डा है जहां पर छात्र राजनीति शुरुआत होती है और वहां से राजनेता बनते हैं, पैदा होते हैं। इसका भी उन्होंने जिक्र किया। राज सिन्हा ने भी सुझाव दिए और भी विधायकों ने सुझाव दिए, सत्ता पक्ष के भी विधायकों ने सुझाव दिए उस पर। इस पर लंबी बातचीत चलने के बाद इस विधेयक को विधानसभा के पटल से पारित किया गया और इसमें काफी लंबा डिस्कशन, ये आपको सुनना चाहिए जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जो छात्र राजनीति करते हैं, कि आखिर इस विधेयक को लेकर इतनी लंबी चर्चा क्यों हुई, क्या है इस विधेयक में कि राज्यपाल की शक्तियों को कम किया जा रहा है। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो कम की जा रही है, और आखिर राज्य सरकार की वर्तमान नहीं, जिसकी भी सरकार रहेगी, आखिर इस सरकार की कौन सी शक्तियां बढ़ाई जा रही है और कौन से काम छात्रों को लेकर बाधा आएगी और कौन से काम सहूलियत के साथ विश्वविद्यालय में किए जाएंगे। क्योंकि देखिए, विश्वविद्यालय, कोई भी झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय का नाम उठा ले तो सब में एक कॉमन समस्या है। समस्या क्या है? सेशन विलंब का, कि कहीं भी सेशन जो है समय से नहीं चल रहा। तो इसकी भी बात उठी सदन में कि आखिर सेशन लेट होता है, इसकी जिम्मेवारी किस पर जाएगी। तो इन सब पर सुध पे सोनू जो विभागीय मंत्री है, जिसका जवाब वो सदन में दे रहे हैं, तो उन्होंने बखूबी सबका जवाब दिया। सबको मनाने की उन्होंने कोशिश की कि विधेयक जो उन्होंने लाया है, जो परिवर्तन कर विधेयक जो सरकार लाई है, वो बहुत सकारात्मक दिशा में है और इसमें किसी की शक्तियां कम नहीं की जा रही, बल्कि इसमें जो राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं, जो हस्तक्षेप है, उसे बढ़ाया जा रहा है ताकि राज्य सरकार और राज्यपाल मिलकर एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था विश्वविद्यालयों में स्थापित हो सके। पूरा वीडियो सुनिए तो आपको समझ में आएगा, आधे अधूरे पर रह जाइएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हुआ है इस पर। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 दिनांक 26 अगस्त 2025 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात महामहिम राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। विभाग के स्व आकलन के दौरान कतिपय प्रावधानों को संशोधन करने की आवश्यकता महसूस होने पर उक्त विधेयक के स्थान पर सरकार एक नया विधेयक पुरस्थापित करने का विचार रखती है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के आलोक में विधानसभा से दिनांक 26 अगस्त 2025 को पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 सभा द्वारा वापस लिया जाए। प्रश्न यह है कि दिनांक 26 अगस्त 2025 को सभा द्वारा यथा पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन वापस लिया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वापस हुआ राजभवन से, उसके कारण क्या थे, ताकि जनता को जो इतने दिनों से हम सब इस विधेयक को बड़ी मेहनत से इस विधानसभा में सरकार ने लाई, हम सब ने मुहर लगाया और राजभवन से वापस आया, इसके कारण क्या थे अध्यक्ष महोदय? मैं उत्तर दे दूंगा। मथुरा सर, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना था महोदय, माननीय मंत्री जी को बोले हैं कि संशोधन में लाया जाए।
वो हम लिखित देते हैं मामले। मान्यवर विभाग के द्वारा स्व आकलन में यह प्रतीत हुआ कि कुछ बिंदुओं को सुधारा जाना आवश्यक था, इसलिए इस विधेयक को वापस लिया और झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के अधिनियम को निरस्त करना आवश्यक है। यह निम्नलिखित रूप में भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में विधिवत अधिनियमित किया जाता है, उसको निम्नलिखित पढ़ा जाए। और जबकि झारखंड सरकार यह अनुभव करती है कि राज्य में गैर कृषि गैर चिकित्सा विश्वविद्यालयों का प्रभावी रूप से विनियमन करना, विद्यालयों को सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में भागीदारी का प्रभावी प्रावधान करना, विभिन्न बोर्डों और समितियों का गठन करना और झारखंड राज्य के विश्वविद्यालय के अधिनियमों को निरस्त करना आवश्यक है। यह निम्नलिखित रूप से भारत गणराज्य के 77वें विधिवत अधिनियमित किया गया है। मान्यवर विधेयक की कंडिका 2(9) पृष्ठ संख्या 2 में निम्नलिखित अंकित है का अर्थ विश्वविद्यालय के उन निकायों से है जो संबंधित पदाधिकारियों द्वारा गठित किए निकाय गए हों, उसको निम्नलिखित पढ़ा जाए। निकाय का अर्थ विश्वविद्यालय के उन निकायों से है जो संबंधित पदाधिकारियों द्वारा गठित किए गए हों। 3. विधेयक की कंडिका 2(9) पृष्ठ संख्या 2 में निम्नलिखित अंकित है अथवा महाविद्यालय की समिति है जो विश्वविद्यालय के का अर्थ विश्वविद्यालय एवं समिति क्षेत्राधिकार में है, उसको निम्नलिखित पढ़ा जाए। समिति का अर्थ विश्वविद्यालय एवं अथवा महाविद्यालय की समिति है जो विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में है। मान्यवर 4. विधेयक की कंडिका 2 पृष्ठ संख्या 2 में निम्नलिखित अंकित है का अर्थ राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय सेवा आयोग अथवा आयोग भारतीय संविधान के प्राविधानों के तहत स्थापित कोई आयोग है, उसको निम्नलिखित पढ़ा जाए। आयोग का अर्थ राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत स्थापित कोई आयोग है। विधेयक की कंडिका 2 पृष्ठ संख्या 2 में निम्नलिखित अंकित है से आशय राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी अंगीभूत महाविद्यालय सामुदायिक महाविद्यालय इकाई से है जो राज्य के दूरस्थ या शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में जहां सकल की एक उप नामांकन अनुपात GR कम है स्थापित की जाती है। इस प्रकार के महाविद्यालयों का उद्देश्य व्यावसायिक कौशल आधारित तथा उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों का स्नातक डिप्लोमा स्तर तक प्रदान करना है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा परिषद NHEOF द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा NSQF अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग के अनुरूप होंगे। सामुदायिक महाविद्यालय किसी भी अंगभूत या संबद्ध विश्वविद्यालय के पोषक संस्थान के रूप में कार्य करेगा, जैसा कि प्रासंगिक परिनियम में निर्दिष्ट किया गया है। मान्यवर उसको निम्नवत पढ़ा जाए। सामुदायिक महाविद्यालय से आशय राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी अंगीभूत महाविद्यालय की एक उप इकाई से है जो राज्य के दूरस्थ या शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में जहां सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम है स्थापित की जाती है। इस प्रकार के महाविद्यालयों का उद्देश्य व्यावसायिक कौशल आधारित तथा उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को स्नातक डिप्लोमा स्तर तक प्रदान करना होता है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा परिषद NHEOF द्वारा राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग के अनुरूप होंगे। सामुदायिक महाविद्यालय किसी भी अंगीभूत या संबद्ध महाविद्यालय के पोषक संस्थान के रूप में कार्य करेगा, जैसा प्रासंगिक परिनियम में निर्दिष्ट किया गया हो। विधेयक की कंडिका 2 पृष्ठ संख्या 3 में निम्नलिखित अंकित है। इस अधिनियम में निरपेक्ष सर्वनाम के रूप में किया गया है। शब्दों का प्रयोग लिंग उसे और वह है को निम्नलिखित पढ़ा जाए। इस अधिनियम में वह और उसे शब्दों का प्रयोग लिंग निरपेक्ष सर्वनाम के रूप में किया गया है। विधेयक की कंडिका 8(3)(ग)(2) पृष्ठ संख्या 18 में निम्नलिखित अंकित है। यदि विश्वविद्यालय धारा 5 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने अथवा कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहता है या विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी शक्तियों का समुचित प्रयोग नहीं किया जाता अथवा कर्तव्यों का समुचित पालन नहीं किया जाता या विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा जारी किसी निर्देश या आदेश या सूचना के अनुपालन में विफल रहता है या राज्य सरकार किसी अन्य परिस्थिति में उचित समझे तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय को उन शक्तियों के समुचित प्रयोग कर्तव्यों के निष्पादन अथवा आदेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी कर सकती है। विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी निर्देशों का अनुपालन करे। उसको निम्नलिखित पढ़ा जाए। यदि विश्वविद्यालय धारा 5 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहता है या विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी शक्तियों का समुचित प्रयोग नहीं किया जाता अथवा कर्तव्यों का समुचित पालन नहीं किया जाता या विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा जारी किसी निर्देश या आदेश या सूचना के अनुपालन में विफल रहता है या राज्य सरकार किसी अन्य परिस्थिति में उचित समझे तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय को शक्तियों के समुचित प्रयोग कर्तव्यों के निर्देश निष्पादन अथवा आदेश का अनुपालन हेतु निर्देश जारी कर सकती है। विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा कि वह ऐसे सभी निर्देशों का अनुपालन करे। विधेयक की कंडिका 8(3)(ग)
पृष्ठ संख्या 18 में निम्नलिखित अंकित है कि राज्य सरकार के किसी निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सरकार की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो विश्वविद्यालय के कुल से लिखित कारण बताने को कहा जाए, वो विलोपित किया जाए। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 पर विचार हो। इसमें प्रवर समिति को सौंपने का 2 प्रस्ताव आया है, माननीय सदस्य राज सिन्हा जी और श्री अमित कुमार यादव जी। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी द्वारा, माननीय राज सिन्हा जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, पहले तो अध्यक्ष महोदय मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा महोदय, आखिर यहाँ पे विधेयक पेश करना और उस पर चर्चा करना इसका औचित्य क्या है महोदय? महोदय 135 पृष्ठ का यह विधेयक है। माननीय मंत्री जी तो विद्वान है, हम लोग उतना विद्वान नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह कल 3 बजे तक का समय दिया गया अध्यक्ष महोदय संशोधन देने के लिए, और 135 पृष्ठ का विधेयक अध्यक्ष महोदय। तो यह तो अगर माना जाए कि और उसमें बड़ी लंबी चौड़ी त्रुटि, कंकड़ त्रुटि अभी माननीय मंत्री जी पढ़ भी रहे थे अध्यक्ष महोदय, 2-3 पन्नों का मुझे लगा महोदय, फिर तो इस प्रकार से विधेयक सीधे आए लाए और पास कर दिया जाए, कोई फिर चर्चा करने का मौका देने का फिर इसका औचित्य क्या अध्यक्ष महोदय? जब हम पूरी तरह से विधेयक को पढ़ ही नहीं पाए, संभव है क्या अध्यक्ष महोदय 135 पृष्ठ का विधेयक और हम लोग कुछ घंटे में पढ़ के उसमें संशोधन भी निकाल देते अध्यक्ष महोदय? महोदय, इसलिए मुझे लगता है कि यह गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय, और आप माननीय सदन के कस्टोडियन अध्यक्ष महोदय हम लोग को भी संरक्षण दीजिए, और यह वास्तव में ये मेरे इस विषय से कोई भी सदस्य अगर सहमति नहीं होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता अध्यक्ष महोदय। सब लोगों की, या हम लोग ऐसे आए दिन देखते हैं अध्यक्ष महोदय, जो भी विभाग के कटौती आते हैं उसी दिन उसके डिटेल्स जो पुस्तक उनकी है विवरणी वो भी दी जाती है अध्यक्ष महोदय। यह परंपरा अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है इस पर थोड़ा चिंता करना चाहिए, और कम से कम इतना समय तो जरूर देना चाहिए कि एक बार मोटा मोटी सरसरी निगाहों से भी हम लोग इस प्रस्ताव को या इस विधेयक को जो भी हो उसको पढ़ लिख के समझ सके अध्यक्ष महोदय। मेरा अध्यक्ष महोदय पहला जो इसमें है कि विधेयक के खंड 5 के उपखंड 4 में कंडिका 6 के पश्चात एक नई कंडिका यह निम्न रूप से जोड़ा जाए कि राज्य के विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल के लिए राज्य के महत्वपूर्ण संस्थानों बड़े राज सिन्हा जी, एक बार अमित जी वाला भी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है अमित कुमार, ठीक है अमित यादव जी आप अपना रखें बात, अभी आपका आएगा। अभी पहले अमित जी का खंड 13 के 9 में 6 में अध्यक्ष महोदय, इसमें अध्यक्ष महोदय दिया गया हुआ है किसी राजनीतिक दल का सदस्य या किसी ऐसी संस्था के संबंध है जो राजनीति में संलिप्त हो या किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग ले रहा हो। अध्यक्ष महोदय इसी में संशोधन अध्यक्ष महोदय, कोई भी शैक्षणिक संस्था में स्वायत्तता देने के से वहां शैक्षणिक, प्रशासनिक, विश्वविद्यालय प्रशासन नियुक्ति इत्यादि मामलों में पारदर्शिता होना चाहिए। इसलिए यह संशोधन डाला गया अध्यक्ष महोदय कि इसमें मुख्यमंत्री या राजनीतिक या राज्य शासन के पदाधिकारियों का किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य, जब हम लोग प्रवर समिति में भेजने के निर्णय पर चर्चा करेंगे आप लोग और माननीय मंत्री जी उसका जवाब देंगे और हम लोग उसका औचित्य पर विचार करेंगे, तब इन विषयों को रखिएगा। अभी राज सिन्हा जी जिस तरह रखे, फिर हम लोग मंत्री का उत्तर ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। प्रभारी मंत्री। मान्यवर, इस विधेयक की प्रक्रिया से इतर माननीय सदस्य ने एक यूनानिमस प्रश्न खड़ा किया था, तो मैं उनको बताऊं कि यह आंशिक संशोधनों के साथ प्रस्तुत है और 26 अगस्त 2025 को इसको मूल रूप में हम लोग दे चुके थे, इसलिए समय बहुत मिला है, आपने पहले भी इसको पढ़ा है। मामूली संशोधनों के साथ इसको हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। अब माननीय सदस्य के द्वारा जो आपत्ति दर्ज की गई है, प्रस्तावित संशोधन जो के लिए प्रस्ताव जो दिया गया है, इसमें इंटर्नशिप, अप्रेंटिस एवं प्लेसमेंट पर केंद्रित एक समर्पित बोर्ड, कार्यालय अथवा प्रकोष्ठ की स्थापना करना। कंडिका अंगम में यह वर्णित है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य किसी न्यायिक निकाय द्वारा लागू मानकों के अनुसार उपयुक्त औद्योगिक भागीदारों के सहयोग से अप्रेंटिसशिप समावेश उपाधि कार्यक्रमों की शुरुआत करना। मैं स्पष्ट रूप से आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह एक्ट है, एक्ट सारी बातों को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन एक्ट के बाद जब परिनियम बनते हैं, एसओपी बनती है, तब निश्चित रूप से जो राज्य के हित में होगा, छात्रों के हित में होगा, हम लोग उसका समायोजन करना चाहेंगे। अमित यादव जी का जो संशोधन प्राप्त हुआ था, वह संशोधन मूल रूप से इस बात का था कि
विश्वविद्यालय में जो लोग हैं उनको राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रिस्ट्रिक्ट किया गया कि विश्वविद्यालय का कार्यकलाप जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से निरपेक्ष हो और बच्चे वहां पढ़ें। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों को हम लोग भी स्वीकार करते हैं। यूनियन के जहां मुद्दे होंगे निश्चित रूप से यूनियनें भी होंगी, बच्चों को अपनी बात कहने का अधिकार होगा, लेकिन जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको निरपेक्ष रखने की अवधारणा के तहत इसका प्रावधान किया गया था। प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 एक प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वो अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 02 से खंड 04 तक कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 02 से खंड 04 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 से खंड 04 इस विधेयक का अंग बना। खंड 05 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के खंड 5 के उपखंड 4 में कंडिका 6 के पश्चात एक नई कंडिका यह निम्न रूप से जोड़ा जाए कि राज्य के विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल के लिए राज्य के महत्वपूर्ण संस्थानों, बड़े एवं महत्वपूर्ण कंपनियों के लिए अलग से कार्यालय स्थापित किया जाए। महोदय, यह एक सोच है इस विधेयक में सरकार की कि जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनका प्लेसमेंट हो, उनके वो पलायन नहीं करें, बाहर नहीं जाए अध्यक्ष महोदय, और ये केवल डिग्री तक सीमित न रह जाए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बहुत से विश्वविद्यालय अंतर्गत व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त होती है उन लोगों को अध्यक्ष महोदय। तो इसीलिए इसमें मेरा एक संशोधन है अध्यक्ष महोदय कि इस समुचित अवसर की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय, और खास करके युवाओं को पलायन से रोकने के लिए जो प्लेसमेंट सेल के लिए आपने विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अलग सेल का कार्यालय स्थापित तो करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरा यह सरकार से यह इसमें संशोधन के रूप में मांग होगा अध्यक्ष महोदय कि हमारा लक्ष्य की 75% स्थानीयों को कैसे सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसलिए अगर हम उस विश्वविद्यालय के अंदर प्लेसमेंट कंपनियों के कार्यालय को भी स्थापित करने की इसमें अगर इसमें जोड़ा जाए अध्यक्ष महोदय, तो सीधे सीधे बार बार कंपनी के कार्यालय बच्चों का उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, और अगर बच्चे प्लेसमेंट कंपनियों को देखेंगे उनके अंदर भी एक उत्साह जगेगा कि हम कैसे अधिक और अच्छा करें, जिससे प्लेसमेंट कंपनियों का ध्यान हमारी तरफ जाता रहे और उनका इंटरेक्शन बढ़ने के चलते अध्यक्ष महोदय, अगर इस संशोधन को हम जोड़ते हैं विश्वविद्यालय के अंदर तो यह राज्य के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए काफी अच्छा होगा अध्यक्ष महोदय, और ये इससे पलायन रुकेगा या प्लेसमेंट की भी जो प्रक्रिया होगी और आसान हो जाएगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा आग्रह है कि संशोधन को स्वीकार किया जाए। प्रभारी मंत्री, कि हम तो थोड़ा आगे चलेंगे, फिर आप कर लेना। एक्ट को पास होने दीजिए। नियम परिनियम में जो विषय आप लोग ला रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अथवा किसी अन्य नियामक आयोग द्वारा, निकाय द्वारा लागू मानकों के अनुसार हम लोग इस तरीके की व्यवस्था विश्वविद्यालय के परिसर में करना चाहते हैं। इसलिए मेरा यही आग्रह होगा कि संशोधन की बहुत आवश्यकता नहीं है मान्यवर। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 5 के खंड 4 में कंडिका झ के पश्चात एक नई कंडिका यह निम्न रूप से जोड़ा जाए। राज्य के विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल के लिए राज्य के महत्वपूर्ण संस्थानों, बड़े एवं महत्वपूर्ण कंपनियों के लिए अलग से कार्यालय स्थापित की जाए। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 05 इस विधेयक का अंग बने। जिसके पक्ष में है वहां कहें, जो इनके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष हुए दिखाई पड़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। महोदय, यह अधिकार चिंताजनक बात यह है अध्यक्ष महोदय कि राज्यपाल से प्रभावी रूप से छीनकर यह राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की संयुक्त व्यवस्था को जो दिया गया अध्यक्ष महोदय, यह काफी चिंताजनक है। और इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान किया गया अध्यक्ष महोदय कि कोई संगठन राजनीतिक है या नहीं, या अथवा कोई गतिविधि या आंदोलन इस श्रेणी में आता है कि नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। जब इन सभी प्रश्नों का अंतिम निर्णय
राज्य सरकार ही करेगी अध्यक्ष महोदय, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की स्वतंत्र भूमिका क्या रह जाएगी? यह एक गंभीर प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य निश्चित रूप से उच्च शिक्षा को बेहतर बनाना होना चाहिए, लेकिन यदि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम होगी तो उत्कृष्टता प्रदान करना कठिन हो जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र सुझाव है कि सरकार इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार करे, विशेषकर कुलपति चयन प्रक्रिया, कार्यकाल की अवधि और विश्वविद्यालयों की संस्थागत स्वायत्तता से जुड़े पहलुओं पर, ताकि झारखंड के विश्वविद्यालय वास्तव में ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के सशक्त केंद्र बन सके। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा भी संशोधन है अध्यक्ष महोदय। इसमें हमारा कहना है कि विश्वविद्यालय में राज्यपाल या कुलाधिपति के पास ये सारे जो पावर है अध्यक्ष महोदय, वो सन्निहित होता है। ऐसे में जो इसमें दिया गया है कि कुलाधिपति और मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से इसमें किया जाएगा अध्यक्ष महोदय, इसमें संशोधन है कि मुख्यमंत्री को हटा के जो कुलाधिपति के पास जो पावर सन्निहित है उन्हीं के माध्यम से कार्रवाई हो। प्रभारी मंत्री। मान्यवर, कपोल कल्पनाओं पर आधारित संशोधन है। राज्य के 2 संवैधानिक प्रमुखों की कमेटी यदि निर्णय करेगी तो वो राज्य हित में होगा। माननीय राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है इस राज्य के, सदन नेता जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं राज्य हित में ही निर्णय करेंगे। मान्यवर, विधेयक के अध्याय 3 अंतर्गत के खंड 13(9) के अनुसार कुलाधिपति व मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से, कोई एक व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री की मर्जी चलेगी, संयुक्त रूप से राज्य सरकार द्वारा की गई उचित जांच के पश्चात प्रतिकुलपति को पद से हटाए जाने का निर्णय ले सकते हैं। यह संयुक्त जांच है मान्यवर। चूंकि उक्त प्रावधान के अनुसार प्रतिकुलपति के विरुद्ध जांच करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है तथा खंड 13(9)(च) में जांच के बिंदु का आधार के रूप में प्रावधान किया गया है। इसके आधार पर ही माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय किया जा सकता है। यह बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था है, इसलिए मैं यह मानता हूं कि इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 13(9)(च) की 5वीं पंक्ति के शब्द राज्य सरकार का निर्णय अंतिम के स्थान पर शब्द राज्यपाल की स्वतंत्र भूमिका या अंतिम निर्णय से प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 13 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, खंड 13 इस विधेयक का अंग बना। खंड 14 से 40 तक में कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 14 से 40 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, खंड 14 से खंड 40 इस विधेयक का अंग बना। खंड 41 भावना है अध्यक्ष महोदय कि जैसे सिर्फ वही है प्लेसमेंट के लिए, जैसे माननीय मंत्री जी ने इस विषय को रखा है, तो इस पे मेरा सुझाव यही होता है अध्यक्ष महोदय कि चूंकि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, उसके बाद उनको प्लेसमेंट के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, उनको रोजगार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़े, उनको कहीं पलायन के लिए जाना नहीं पड़े पलायन करके। इसलिए अध्यक्ष महोदय और ज्यादा मेरा मूल भावना यही था कि इसको बच्चों के और उनकी नौकरी के लिए जो एक माहौल खड़ा करने के लिए उद्देश्य से महोदय मैंने यह संशोधन लाया है। प्रश्न यह है कि विधेयक के प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खंड 41 के उपखंड 5(ड) में यह वर्णित है कि विश्वविद्यालय के सीनेट में शिक्षा, उद्योग, कृषि, वाणिज्य, बैंकिंग, वित्त, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य संबंध क्षेत्रों से 10 प्रतिष्ठित शिक्षाविद, शिक्षा छात्री, उद्योगपतियों, शोधकर्ताओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। अतः संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 41 के उपखंड 5 मौ के पश्चात एक नया मद निम्न रूप से जोड़ा जाए। झारखंड की महत्वपूर्ण कंपनियों के प्रबंध निदेशक को भी सीनेट का सदस्य के रूप में नामित करने का प्रावधान किया जाए। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। माननीय राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 41 के विधेयक के खंड 41 के उपखंड 9 में सीनेट की अर्धवार्षिक बैठक एक सम सेमेस्टर में तथा एक विषम सेमेस्टर में के लिए कोरम कुल सदस्यों के 1/3 से निर्धारित किया जाएगा के स्थान पर अनिवार्य त्रैमासिक बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों के 1/3 से निर्धारित किया जाएगा को प्रतिस्थापित किया जाए। महोदय, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है महोदय, और मुझे लगता है कि जितने भी सदस्य
हमारे आदरणीय मथुरा बाबू जी यहाँ बैठे हुए हैं, चंदेव जी भी हैं, सीनेट के सदस्य हम लोग हैं, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में महोदय। 17 में जब से विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आई सर, उसके बाद महोदय एक बार सिर्फ सीनेट के बैठक में हम लोग को बुलाया गया, उसके बाद से कभी सीनेट की बैठक की कोई जानकारी तक नहीं अध्यक्ष महोदय। सीनेट की बैठक में अध्यक्ष महोदय विश्वविद्यालय के जहां तक मुझे जानकारी है सभी आर्थिक विषयों को सीनेट से पास करा करके तब काम किया जाता है अध्यक्ष महोदय। मैं तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, हमारे राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री जी भी हैं, कि आज तक 17 के बाद कोई सीनेट के बैठक में हम लोग गए नहीं, विश्वविद्यालय का कार्यकाल कैसे चल रहा है, विश्वविद्यालय की आर्थिक गतिविधियां कैसी चल रही है अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय मैंने इसको कहा कि यह त्रैमासिक बैठक और उसमें अनिवार्य रूप से जोड़ा अध्यक्ष महोदय कि यह विश्वविद्यालय के कम से कम जो वित्तीय प्रबंधन है अध्यक्ष महोदय उस पर एक अंकुश रहे, और इस प्रकार से मनमानी करने का कार्य अध्यक्ष महोदय कोई नहीं कर पाए अध्यक्ष महोदय। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि मंत्री जी को इस सुझाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसको कोई इस विषय में नहीं लेना चाहिए कि हमने संशोधन दिया और मंत्री जी इसको स्वीकार करे नहीं करे, वो नहीं, लेकिन यह आवश्यक है माननीय मंत्री जी, जितने भी सीनेट के सदस्य हमारे माननीय हैं आप सबसे इस विचार को लीजिए कि सीनेट की सदस्य मीटिंग का कोई न सूचना है, न कोई कंट्रोल है और न कोई उसकी जानकारी हम लोगों को मिलती है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य की बात बिल्कुल सत्य है। वास्तव में विश्वविद्यालयों ने एक स्वायत्त स्वरूप के तहत सीनेट की बैठकें नहीं बुलाई हैं और बगैर सीनेट की बैठकों के ये कार्यकलाप चलता रहा है। तो वास्तव में मान्यवर परिस्थितियां ये थी कि कहीं पर भी एक्ट या बाध्यकारी नहीं था कि अनिवार्य रूप से उनको बुलाना पड़ेगा। यह एक्ट खंड 40 के उपखंड 2 में यह उल्लिखित है कि सीनेट की बैठक आवश्यकता अनुसार होगी, लेकिन वर्ष में कम से कम 2 बार, एक बार सम सेमेस्टर में और एक विषम सेमेस्टर में बैठक का आयोजन अनिवार्य होगा। ये एक्ट इस बात को बांधता है कि उनको वर्ष में 2 बार ये बैठक करनी ही होगी और उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि सीनेट की बैठक एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार होगी और आवश्यकता अनुसार 2 से ज्यादा बार की जा सकती है। तो हम ये नहीं कहते कि 2 से ज्यादा होगा, लेकिन यह एक्ट उनको इस बात के लिए बांधता है कि वर्ष में उनको 2 बार सीनेट की बैठक करनी ही होगी। इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि विपक्ष के सुझावों को संशोधन में लेने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां कुछ भी नहीं था वहां एक साल में 2 बार बैठकों के लिए हम लोगों ने बांधा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जोड़ा जाए अनिवार्य है। ये मैं शब्दशः पढ़ के आपको सुना देता हूं, लेकिन सीनेट की बैठक आवश्यकता अनुसार होगी, लेकिन वर्ष में कम से कम 2 बार सम और विषम सेमेस्टर में बैठक का आयोजन अनिवार्य होगा। चलिए, अतः संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 41 के उपखंड 9 में सीनेट की अर्धवार्षिक बैठक एक सम सेमेस्टर में तथा एक विषम सेमेस्टर में की धारा 94 की उपधारा 1 में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अधीन रहते हुए शब्दों के पश्चात निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, योग्यता आधारित एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो तथा प्रवेश से संबंधित सभी नियम, पात्रता शर्तें एवं प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएं को जोड़ा जाए। प्रश्न यह मैं हूं, मैं विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय से पीएचडी का शोधार्थी हूं और मेरा ये जो संशोधन है अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है कि विधेयक की धारा 94 की उपधारा 2 के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाए, परंतु ऐसा कोई भी निर्णय संबंधित विद्यार्थियों को लिखित कारणों सहित सूचित किया जाएगा तथा उसे अपील का अवसर प्रदान किया जाएगा। महोदय, मेरा इसमें निजी विचार यह है, क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऐसा जगह है जहां राजनीति होती है और भारत देश में केवल विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसा नियम है जैसा मुझे जानकारी है। तो वहां कहीं ना कहीं राजनीति होती है, राजनीतिक कारण होते हैं और राजनीतिक विचारधाराएं भी आपसी टकराहट के तौर पर देखी जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर प्राधिकारी, चूंकि इसमें है कि इसके अतिरिक्त अनुशासन बनाए रखने हेतु संबंधित प्राधिकारी को किसी भी शैक्षणिक सत्र के प्रवेश बिंदु को छोड़कर किसी विद्यार्थी का नामांकन अस्वीकार करने की शक्ति होगी। तो अगर किसी विद्यार्थी का नामांकन अस्वीकार करने की शक्ति होगी तो मुझे लगता है उस विद्यार्थी की विचारधारा और उस प्राधिकारी की विचारधारा में कभी भिन्नता और टकराहट की स्थिति देखने को मिलती है। क्योंकि मैं करंट स्टूडेंट हूं अभी और इन चीजों का मैं, हालांकि अभी मैं विधायक बन चुका हूं तो सामना नहीं करता हूं, लेकिन मेरे जो सहयोगी हैं इन चीजों का सामना होता है। अतः मैं इस पे संशोधन के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा 25 साल नहीं 30 साल हो गया और पढ़ाई लिखाई कॉलेज आउटडेटेड, हाँ 30 साल हो गया, लेकिन मान्यवर वीसी नियुक्त करने के लिए यूजीसी की गाइडलाइन में है कि 10 साल का प्रोफेसरशिप होना चाहिए और 10 साल का प्रोफेसरशिप करने के लिए आदमी की न्यूनतम आयु जो होती है 55 साल हो जाती है। तो हम लोग 30 साल वाले लोग अब प्रोफेसर बन गए हैं, इसलिए छात्रों की तकलीफों को बेहतर समझते हैं। मान्यवर विधेयक के खंड 94 उपखंड 1 के अनुसार राज्य सरकार परीक्षा एवं परीक्षा संबंधित अन्य विषयों के लिए नियम तैयार करेगी एवं उक्त नियमों से संबंधित विद्यार्थी को लिखित कारणों सहित सूचित किया जाएगा तथा उसे अपील करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
हम उसको सूचित भी कर रहे हैं, अपील का अधिकार भी दे रहे हैं, अतः मान्यवर इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं। माननीय सुरेश जी, आपका संशोधन प्रस्तुत नहीं है, आप सूचना के तौर पर कुछ बोलना चाहते तो बोलिए। जी 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 अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हम बोलना चाह रहे हैं महोदय। विषय है, इसीलिए देंगे आपको। महोदय, ये आपका झारखंड का उपराजधानी दुमका है महोदय। वहाँ सिद्धू कानू विश्वविद्यालय में रिसर्च यूनिवर्सिटी खोलने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि प्रवर समिति में अगर कुछ जाता है महोदय तो उसमें पक्ष विपक्ष मिल करके राज्य हित और छात्र हित में बात करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक हम महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ये सूचना देना चाहते हैं महोदय कि जो मैटरनिटी लीव पे जाती हैं पीजी की छात्राएं महोदय, उनको मूल बैच के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं मिल पाती है, तो हम चाहते हैं इसका पूरा रिपोर्ट है महोदय आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ये जाए। जी महोदय। शिक्षा मंत्री को। जी महोदय। चलिए, प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 94 शब्दों के पश्चात निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं तथा ऐसी समिति प्राप्त शिकायत का निपटारा यथासंभव 30 दिनों की अवधि के भीतर करेगी और अपने निर्णय का कारण लिखित रूप में अभिलेखित करेगी। इस संशोधन का उद्देश्य प्रवेश से संबंधित विवादों का ससमयबद्ध और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित करना है। प्रभारी मंत्री। विधेयक के खंड 95 में यह वर्णित है कि प्रवेश से संबंधित सभी विवादों का निपटारा खंड 100 के अनुसार छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा। खंड 100 की उपखंड 1 में यह वर्णित है कि छात्र शिकायत निवारण समिति की कार्यप्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्र शिकायत निवारण विनियम 2023 या वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। उक्त विनियम में शिकायत करने की प्रक्रिया एवं इसमें निष्पादित करने की समय सीमा प्रावधानित की गई है तथा यह भी वर्णित है कि यदि विद्यार्थी समिति द्वारा दिए गए निर्णय से असंतुष्ट है तो उसे लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है तथा ऐसे सभी अपीलों का निपटारा अधिकतम 30 दिनों के अंदर किया जाना अनिवार्य है। अतः मान्यवर संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 95 के अंतिम पंक्ति के शब्द छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा के पश्चात निम्न शब्द जोड़े जाएं तथा ऐसी समिति प्राप्त शिकायत का निपटारा यथासंभव 30 दिनों के अवधि के भीतर करेगी और अपने निर्णय का कारण लिखित रूप से अभिलेखित करेगी। जो इसके पक्ष में है वहाँ कहें, जो इनके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 95 इस विधेयक का अंग बने। यह जो विषय अध्यक्ष महोदय, यह कहीं ना कहीं से इसमें एक बू आती है अध्यक्ष महोदय कि यह पूरी तरह से राज्य सरकार का इसके ऊपर जो स्वायत्त संस्था अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर राज्य सरकार का कंट्रोल है अध्यक्ष महोदय। यह जो हमारा यूजीसी का भी जो गाइडलाइन अध्यक्ष महोदय कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम विश्वविद्यालय में कुलपति चयन प्रक्रिया को स्वतंत्र और पारदर्शी पर जोर देता है अध्यक्ष महोदय। राज्य कानून इन मानकों से अलग दिशा में जाता है और ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय भविष्य में कानून विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, राज्य का शैक्षिक संस्थान सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए स्थापित नहीं है अध्यक्ष महोदय। यह विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना इसलिए की जाती है कि अंगीभूत महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की नियुक्ति करना और वो भी एक्सपर्ट शिक्षाविद के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, और यह एक्सपर्ट शिक्षाविद आएंगे अध्यक्ष महोदय, इनकी जरूरत है विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के। यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी का अध्यक्ष महोदय उनको 25-30 वर्षों का कोई अध्ययन का ऐसा कोई अनुभव तो नहीं रहता है अध्यक्ष महोदय। वो तो सिंपल ग्रेजुएशन के बाद भी अध्यक्ष महोदय IAS IPS इस प्रकार के हो सकते हैं। और अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना में पारदर्शिता लाना अध्यक्ष महोदय इसलिए बहुत ही उचित प्रतीत होता है अध्यक्ष महोदय। और अगर ऐसा नहीं होगा अध्यक्ष महोदय तो यह जो विश्वविद्यालय आयोग में अगर हम IAS IPS को ही या कोई भारत सरकार के अधिकारी को बिठाएंगे अध्यक्ष महोदय, तो कहीं ना कहीं से ये इस आयोग के अध्यक्ष के पद पर अध्यक्ष महोदय यह सरकार की कुचेष्टा है कि हम अपना प्रभुत्व स्थापित करें अध्यक्ष महोदय। और ऐसे में अध्यक्ष महोदय ये स्वायत्तता रह नहीं पाएगी अध्यक्ष महोदय, और फिर यह विधेयक जो कि ये खामी हो जाएगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा यह विचार होगा सरकार से, माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय कि इसको विलोपित करके वहाँ शिक्षाविद के जो हों उनको इस प्रकार के उनको किया जाए, कोई अधिकारी को वहाँ अध्यक्ष के पद पर न रखा जाए। माननीय अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा भी संशोधन यही है अध्यक्ष महोदय कि इसमें राज्य सरकार में प्रधान सचिव या भारत सरकार में अपर सचिव अथवा जो अखिल भारतीय सेवाएं के समतुल्य को जो आयोग का अध्यक्ष बनाना है अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारा एक आग्रह होगा कि इसको विलोपित किया जाए अध्यक्ष महोदय। और इसमें विश्वविद्यालय में शैक्षणिक या संवैधानिक के संबंधित कार्य से शास्त्र सांस्कृतिक विषय आधारित भी कार्य संपादित होते हैं अध्यक्ष महोदय। इसमें 20-25 वर्ष से ज्यादा अनुभव वाले जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होते हैं या VC होते हैं अध्यक्ष महोदय, पूर्व में कुलपति कुलाधिपति झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में अध्यक्ष का जो पद हो अध्यक्ष महोदय वही शैक्षणिक व्यवस्था से आना चाहिए। प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री। मान्यवर, दो माननीय सदस्यों का
संशोधन का प्रस्ताव समरूप आया। दोनों के ही मन में संशय और शंका है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग एक नियामक संस्था है जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली करेगी। अगर शिक्षाविदों से ही सारी चीजें चल सकती होती तो यूपीएससी में भी किसी शिक्षाविद को बैठा होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा था मान्यवर, मैं ये कहता हूं कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति, उनकी प्रोन्नति करने की शक्तियां हैं। इस बृहद कार्य के लिए अगर प्रशासनिक अनुभव से लैस व्यक्ति अगर उस कुर्सी पर न बैठा हुआ हो तो फिर वही परिस्थितियां बनी रह जाएंगी। अगर इस विधेयक में सिर्फ यह होता कि राज्य सरकार के प्रधान सचिव स्तर के पदाधिकारी, हम लोगों ने तो केंद्र सरकार के पदाधिकारी का भी जिक्र किया है। हम बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं और प्रशासकीय दृष्टिकोण से जिसके पास अनुभव है उसको इसकी कमान सौंपना चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं समरूप चले। अतः माननीय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में भी आयोग के अध्यक्ष के लिए पात्रता जो निर्धारित की गई है उसमें भी यही चीज है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के पद या उसके समकक्ष पद धारण किया गया हो, ये यूपी का है, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो, तो ये चीजें ठीक है। शुरुआत में ही संशय से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रयास है कि जेपीएससी अधिकारिक नियुक्तियों के बोझ से समय पर नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम लोगों ने इस बिल के माध्यम से व्यवस्था की कि यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन एक डेडिकेटेड संस्था बने जहां सारी नियुक्तियां प्रोन्नतियां सही तौर पर होते रहें। इसलिए माननीय मेरा आग्रह है कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 143 के उपखंड 2 क को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव और स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 143 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 143 इस विधेयक का अंग बना। खंड 144 से खंड 169 तक कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि 144 से खंड 169 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहां कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 144 से खंड 169 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहां कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहां कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहां कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहां कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वहां कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। आज संयोग से डीएवी विवेकानंद पब्लिक स्कूल बेड़ो के छात्र छात्राएं विधानसभा की कार्रवाई देख रहे हैं और एक विधेयक कैसे सदन में आता है और उस पर कैसे चर्चा होता है और विधेयक कैसे पारित होता है और आने वाला समय में जब ये कानून का रूप लेता है, इस कानून से समस्त प्रदेशवासियों को आच्छादित होना पड़ता है। बहुत ही अच्छा संयोग है कि विद्यार्थी बैठे हुए हैं। इन सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि इनका भविष्य उज्जवल हो।